मिस अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सब लोग? सब बच्चे बहुत कैसे अच्छे हैं। अच्छा, अभी हम लोगों का फर्स्ट टर्म का पूरा हो गया पोर्शन। आप लोगों ने पेपर भी लिख के भेज दिए, हमको मिल भी गए आपके पेपर। वेरी गुड, बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज दिए आप लोगों ने। अब हम सेकेंड टर्म का हमारा साइंस का पहला लेसन शुरू करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट लेसन ऑफ साइंस, दैट इज लेसन नंबर 10, cell and cell organelles. Page number 67 of your textbook. All of you open your textbook, page number 67. यस मिस। तो cell and cell organelles, लास्ट ईयर हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था, हाँ, उसी का रिवीजन है स्टार्टिंग में। सेल, व्हाट इज सेल? तो सेल जो है हमारे बॉडी का सबसे छोटे से छोटा यूनिट है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो सेल जो है, बहुत सारे सेल्स जो है वो मिलकर एक टिश्यू बनता है। बहुत सारे टिश्यू बनकर एक ऑर्गन बनता है। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बनकर एक बॉडी बनती है। बात समझ में आया? शुरुआत कैसे हो गई? सेल से टिश्यू, सेल से टिश्यू बनता है और टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सेल लेती हूँ एक, अगर समझो लिवर का, ठीक है, लिवर का सेल लेती हूँ, तो हम लोगों का बहुत सारे लिवर के सेल मिलकर एक लिवर के टिश्यू बनेंगे और बहुत सारे लीवर के टिश्यू मिलकर एक लीवर जो है ऑर्गन, वो लीवर बनेगा। लीवर यानी जिगर, कलेजा। ठीक है, और जो जिगर है, कलेजा, वो कौन से ऑर्गन सिस्टम में है? हम लोगों के डाइजेशन के ऑर्गन सिस्टम में शामिल होता है लीवर, है ना, क्योंकि लीवर से बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस आते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं, स्टमक में जाता है हमारा खाना, तो स्टमक में उसको डाइजेस्ट करने के लिए लीवर से, गॉल ब्लैडर से जूस आते हैं और वो जूस जो है वो स्टमक में मिलकर उस डाइजेशन को पूरा करते हैं। फिर वो खाना आगे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में और फिर हमारे बॉडी के बाहर जाता है। तो ये लीवर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। तो ऐसे ऑर्गन सिस्टम जो है अलग अलग है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है ना। फिर इस तरह से अलग अलग हमारे बॉडी के बहुत सारे सिस्टम मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनती है, राइट। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स? अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे तो दोनों आते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आता है? बोलो बोलो। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वेरी गुड। प्लांट्स एंड एनिमल्स, यस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। सो यहाँ पे लिखेंगे, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? There are two types of cells found in living organisms, that is plant cell and animal cell. ठीक है, नेक्स्ट, which instrument had you used to observe cell? मैंने आप लोगों को मैंने आप लोगों को वहाँ पे ले जाके बताई थी लेबोरेटरी में, साइंस में लेबोरेटरी में ले जाके आप लोगों को काले कलर का एक इंस्ट्रूमेंट था जिसमें हम लोग ने स्लाइड रख कर देखे थे। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? माइक्रोस्कोप। वेरी गुड, वेरी गुड, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप देखे थे ना सब लोगों ने माइक्रोस्कोप से स्लाइड्स? यस यस यस, हाँ। तो which instrument had you used to observe cell? So we use microscope to observe cell. ठीक है, now last year we studied that cell is the structural and functional unit of living organism. इसको अंडरलाइन करेंगे।
Cell is a structural and functional unit of living organism. पेंसिल हाँ, इसको अंडरलाइन करेंगे. Cell is the structural and functional unit of living organism. तो इस तरह से आप लोगों को जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं बुक में उसको आप लोग अंडरलाइन करते हुए चलोगे. Cell is the structural and functional unit of living organism. Okay? Next, according to the functions यानी काम, functions यानी काम. Cell of different size and structure are found in different organs. हर जगह के सेल की साइज, शेप और उसका काम अलग होता है. जैसे लीवर में अंदर का सेल होगा जो लीवर के जो काम होगा वो अलग करेगा. स्टमक के अंदर का जो सेल होगा वो अलग काम करेगा. लंग्स के अंदर का सेल होगा वो अलग काम करेगा. हार्ट के अंदर का सेल होगा वो अलग काम करेगा. और हर एक का काम अलग है, हर एक का साइज अलग है, शेप अलग है और उसका जो हर चीज जो है वो उसकी अलग होती है. कोई भी सेल, एक ऑर्गन का सेल दूसरे ऑर्गन के सेल के जैसा नहीं होता. दे ऑल आर डिफरेंट इन साइज एंड स्ट्रक्चर. हाँ, उन लोग सब साइज और स्ट्रक्चर में अलग होते हैं. नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर, राइट द नेम्स एंड कंप्लीट द चार्ट. अब ये आप लोगों को फिगर देखकर याद आ रहा होगा कि आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में सेल की स्टडी किए थे. 7वीं में भी आपने सेल के बारे में पढ़ा था. तो ये फिगर जो है वो आपकी 7वीं की 7th स्टैंडर्ड की किताब में दिया हुआ है और उसके नाम भी उसमें दिए हुए हैं. 7th स्टैंडर्ड में पेज नंबर 73 पर आपको यहाँ पर मिलेगा. पेज नंबर 73 पर आपको दिखाई देगा ये 7th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 73 पर. तो ये सब जो है ये आपका होमवर्क है. आपको इसके नाम लिखने हैं, सेल के जितने भी पार्ट्स हैं उसको नाम लिखने हैं आपको. ठीक है, कुछ नाम आपको अगर याद आ रहे होंगे तो बोल सकते हो. कुछ नाम याद आ रहे हैं आपको? यहाँ पर मैंने 7th स्टैंडर्ड की भी बुक खोल के रखी हुई है, दिखाई दे रही है आपको? आप लोग जूम करके भी देख सकते हो. ठीक है, क्या हुआ? क्या हो रहा है? तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो दिख रहा है इस तरह से ऐसा ऐसा जिगजैग वाला दिख रहा है ना, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया. क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया. जो प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है. देखो इसमें भी दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया. ये पूरे सेल का एनर्जी हाउस होता है. इसमें सब सेल जो है उसको काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी को स्टोर करके रखने का काम करता है. ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा है ये बीच में, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस. ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस. देखो न्यूक्लियस दोनों में भी है. ये हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़े थे, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, जिसमें न्यूक्लियस होता है और जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है. तो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों में भी न्यूक्लियस होता है. ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को सबसे बड़ा यहाँ पे ये दिख रहेगा, यहाँ पे इसको बोलते हैं वैक्यूल. वैक्यूल यानी बहुत बड़ी खाली जगह होती है. ये वैक्यूल जो है एनिमल सेल्स में छोटे छोटे होते हैं. दिखाई दे रहे हैं आपको? एनिमल सेल्स में वैक्यूल छोटे छोटे हैं, लेकिन है. वैक्यूल एनिमल सेल्स में भी है, प्लांट सेल में भी है. फर्क क्या है कि वैक्यूल प्लांट सेल्स में बहुत बड़ा बड़ा है और एनिमल सेल्स में छोटा छोटा है. ठीक है, तो वैक्यूल्स जो है वो सेल के अंदर का जो भी कचरा होता है उसको बाहर निकालने का काम करते हैं. एनिमल सेल्स में क्यों छोटे छोटे हैं? क्योंकि सब एनिमल्स जो है वो नंबर 1 नंबर 2 करते हैं.
प्लांट्स नंबर 1 नंबर 2 नहीं करते, इसलिए उसमें वैक्यूल बड़ा है। और एनिमल सेल्स जो है वो एनिमल नंबर 1 नंबर 2 करते हैं, इसलिए उसमें जो है वो वैक्यूल छोटा है। अगली चीज यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होगी, ये रेशे रेशे के जैसे यहाँ पर, इसको बोलते हैं गोल्गी बॉडीज। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? गोल्गी बॉडीज। यहाँ पे भी है, देखो, गोल्गी बॉडीज। ये सब आपको इसके जो नाम है वो याद रखने हैं। हाँ, ये है यहाँ पर गोल्गी बॉडीज। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर न्यूक्लियस के बाजू में दिखाई दे रहा होगा ऐसा ऐसा जिगजैग वाला, यहाँ पे भी दिख रहा है न्यूक्लियस के बाजू में ऐसा जिगजैग वाला। इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। देखो ये इसमें भी है और इसमें भी है, एनिमल सेल्स में भी है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है। Yes, miss. ओके, उसके बाद में आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर जो पूरा ये ग्रीन कलर का जो माय है, ग्रीन कलर का जो लिक्विड है, हाँ, ये जो है इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। ये पूरा ग्रीन लिक्विड है, इसके अंदर ये सारे सेल ऑर्गेनल्स है, ये सब है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। हमारे लेसन का नाम है ना सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स, तो ये है सेल ऑर्गेनल्स। हाँ, उसी तरह से इसमें भी है। तो ये जो पतला पतला माय है, पूरा लिक्विड है, इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। ये दोनों में भी है, साइटोप्लाज्म दोनों में है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म दोनों में साइटोप्लाज्म होता है। एक चीज प्लांट सेल में होती है जो एनिमल सेल में नहीं है। प्लांट सेल में यहाँ पे आपको डार्क कलर की ये लाइन दिख रही है बाजू में बॉर्डर, इसको बोलते हैं Yes, सेल miss. सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल और वॉल नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन एकदम पतली सी कवरिंग होती है, उसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल में जो है वो सेल वॉल होती है। ठीक है, तो इस तरह से प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में फर्क क्या क्या है? सबसे पहला फर्क है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है। दूसरा फर्क है कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स जो है वो छोटे छोटे होते हैं, है ना। उसके बाद में और क्या फर्क है प्लांट सेल में और एनिमल सेल्स में? आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसका कलर क्या है? प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म का कलर क्या है? कौन सा कलर दिख रहा है? ये ग्रीन कलर। और ये ग्रीन कलर है क्या? Green. ग्रीन कलर नहीं है। तो ये ग्रीन कलर का साइटोप्लाज्म है, उसका नाम है क्लोरोफिल। हाँ, उसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। ठीक है, तो इस तरह से ये एक चीज आपको प्लांट सेल्स में दिख रही है, एनिमल सेल्स में ये चीज नहीं दिख रही है ना? दिख रही है ना? तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के फर्क है। यहाँ पे नीचे आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कंपोनेंट कौन कौन से? देखो, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है। सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन रहती है। सेल वॉल एनिमल सेल्स में, सेल वॉल एनिमल सेल्स में है क्या? सेल वॉल No, miss. नो, तो No, यहाँ miss. लिखेंगे एब्सेंट। एब्सेंट, एब्सेंट यानी नहीं है। और प्लांट सेल में लिखेंगे प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद में त्याच्या डब्यांचे दे ना, त्याच्या डब्यात दे, नाहीतर तो बघ आता स्केच पेनचं शायद डब्बे. तो
यहाँ पर सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है। अब कौन सी चीज है जो एनिमल सेल्स में है और प्लांट सेल्स में नहीं है? ऐसी कौन सी चीज है जो एनिमल सेल्स में है और प्लांट सेल्स में नहीं है? देखो कौन सी चीज है ऐसी? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तो हो चुका ना। एक चीज होती है जिसका नाम है लाइसोसोम। हाँ, लाइसोसोम जो है, ये जो छोटे छोटे बॉल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये इसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है वो एनिमल सेल्स में होता है, प्लांट सेल्स में नहीं होता। तो यहाँ पर लिखेंगे लाइसोसोम। ठीक है। अब प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स जो है वो एनिमल सेल्स में नहीं होते और प्लांट सेल्स में होते हैं। अब कौन सी चीज है जो दोनों में होती है? तो यहाँ लिखेंगे हम लोग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दोनों में भी है, देखो यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, इधर भी न्यूक्लियस है ना, दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस भी दोनों में प्रेजेंट है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स एनिमल सेल्स में कैसे हैं? स्मॉल है, और प्लांट सेल में कैसे है? बिग है। ठीक है, उसके बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स देखो दोनों में भी है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडीज एनिमल सेल्स में भी है प्रेजेंट और प्लांट सेल्स में भी है प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, देखो एनिमल सेल्स में भी है ये वाला और प्लांट सेल्स में भी है, यहाँ पे ये रेड वाला माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है यहाँ पे, इसके अंदर भी है यस और इसमें भी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में लिखेंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट। ये चार्ट बना के आप लोग, और ये तस्वीर जो है इतनी बड़ी बड़ी, ये एग्जाम में भी पूछी जाती है। जैसे आप लोगों ने सेल की तस्वीर बनाए थे और उसको नेमिंग किए थे ना, ड्राई सेल, यस हाँ, वैसे ये वाली तस्वीर जो है 10वीं में भी कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। तो आपको ये तस्वीर जो है वो याद करनी है। दोनों भी डायग्राम्स आपको नाम के साथ याद करने हैं, उसके नेमिंग के साथ आपको याद करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया, दोनों का भी। आगे बढ़ते हैं हम, कंपोनेंट ऑफ सेल। अब एक एक सेल ऑर्गेनल्स को हम लोग लेते हैं और एक एक सेल के पार्ट को लेते हैं। कंपोनेंट यानी सेल में जो जो चीजें हैं उसको हम लोग अब एक एक करके समझते हैं। ठीक है, सेल के अंदर की एक एक चीज को हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सेल का कंपोनेंट है, कंपोनेंट यानी हिस्सा। सबसे पहला हिस्सा है सेल वॉल, है ना, जो किसमें होती है? सेल वॉल किसमें है? सेल वॉल किसमें है? बोलो। प्लांट वाले। प्लांट सेल में, वेरी गुड। इट इज फाउंड अराउंड सेल ऑफ अलगे, फंगाई एंड प्लांट्स। किसमें किसमें होती है सेल वॉल? अलगे में होती है, फंजाई में होती है और प्लांट्स में होती है। अलगे और फंजाई माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटे छोटे, हमारी आंखों से नजर नहीं आते, और प्लांट्स हमको दिखाई देते हैं। तो ये सब में सेल वॉल होती है। एनिमल सेल लैक सेल वॉल, लैक यानी नहीं होती, मौजूद नहीं होती। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल इज एन इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग कोट
अराउंड सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर से वो इलास्टिक और स्ट्रॉन्ग होती है। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, इसको अंडरलाइन करेंगे, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। किस चीज से बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। आफ्टरवर्ड्स पॉलीमर्स लाइक, उसमें दूसरे पॉलीमर्स भी होते हैं सेल वॉल में, पॉलीमर्स लाइक लिग्निन, सुब्रिन, क्यूटिन आर एडेड इन सेल वॉल एज पर नीड। जब ज़रूरत होती है तो ये उसमें पॉलीमर्स ऐड होते हैं। वो पॉलीमर्स के नाम क्या है आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द पॉलीमर्स प्रेजेंट इन सेल वॉल? तो ये नाम याद रखने आपको, लिग्निन, सुब्रिन, क्यूटिन। नेक्स्ट, और ये ज़रूरत के हिसाब से उसमें होते हैं, यानी हर सेल वॉल के अंदर ये वाले पॉलीमर्स नहीं होते। फंक्शन ऑफ सेल वॉल आर टू सपोर्ट, सेल वॉल का फंक्शन क्या है, काम क्या है? वो सपोर्ट करता है, एंड टू प्रोटेक्ट, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट, उसको सपोर्ट करना, किसको? सेल को, सेल को सपोर्ट करना और प्रोटेक्ट करना। अब हमारे घर के बाजू की दीवारें होती है, वॉल, वो क्या करती है? हमको सपोर्ट करती है और प्रोटेक्ट करती है ना। बिल्कुल उसी तरह से सेल वॉल भी जो है वो सेल के अंदर की जितनी भी चीजें हैं उसको सपोर्ट करती हैं, बांध के रखने में, ऐसे बांध के रखने में सपोर्ट करती है और उसको बाहर की चीजों से प्रोटेक्ट करती है। द सेल बाय प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ, किस किस चीज से प्रोटेक्ट करती है? देखो, प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ एक्सेस वाटर इन द सेल। अगर वो सेल कभी पानी में गिर गया तो उसमें ज़्यादा पानी न घुसने पाए, जिससे वो सेल पूरा ब्लास्ट हो सकता है, फट सकता है। उसको उतना पानी जितना चाहिए उतना ही वो अंदर लेने की इजाज़त देता है। तो वो सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। जो ये सेल मेम्ब्रेन है ना एनिमल सेल्स में, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, इट इज थिन, ये कैसी होती है? एकदम पतली होती है, फ्रजाइल एंड इलास्टिक, एकदम ऐसी। एक इमेजिन करो, तुमने दुकान में से जो बाजार लेके आते हो ना पॉलिथीन बैग, कैसी होती है? एकदम पतली सी, लचकदार होती है ना, बिल्कुल उस तरह से ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन होती है। कवरिंग दैट सेपरेट्स द सेल कंपोनेंट्स फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट, बाहर के एनवायरनमेंट से उसको कवर करके रखती है, जितने भी अंदर के सेल ऑर्गेनल्स हैं उसको अंदर कवर करके रखने का काम करती है सेल मेम्ब्रेन, या उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10वीं तक आपको याद रखना है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी बनी हुई है देखेंगे हम लोग। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रही है आपको, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पतली सी है, लेकिन देखो उसमें कितनी चीजें डाल रखी है अल्लाह ताला ने यहाँ पर। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, protein molecules are embedded in two layer of structure of plasma membrane, protein molecules are embedded in two layer of phospholipids। तो ये प्रोटीन लेयर जो होती है वो, जैसे हम लोगों का सैंडविच बनाते हैं ना हम लोग ब्रेड, तो ब्रेड के सैंडविच में जिस तरह से होता है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये ऊपर की लेयर ब्राउन कलर की, फिर बीच में दिख रहा है आपको कुछ, और फिर ये नीचे की लेयर दिखाई दे रही है ब्राउन कलर की। तो ये ऊपर और नीचे जो है वो प्रोटीन की लेयर होती है। हाँ, सो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इनटू लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। दिखाई दे रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन Yes, यहाँ ma'am. पे लिखा हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो यहाँ पे बीच का जो है वो मिडिल लेमेला, बीच में जैसे हम लोग कोई चीज का वो डालते हैं ना, चीज स्लाइस डालते हैं या सैंडविच में हम लोग जो चीजें डालते हैं, तो ये बीच में जो है वो इस तरह से उसमें लेमेला होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेड टू बी अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर चीज को अंदर आने नहीं देती। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन यानी जो सिलेक्टिव चीजें हैं उसको ही अंदर आने की परमिशन देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एज इट अलाउज सम सब्सटेंस टू एंटर द सेल वॉल, सिर्फ कुछ चीजों को अंदर आने का परमिशन देती है। वाइल प्रिवेंट अदर सब्सटेंस, दूसरी चीजों को, कचरा बिचरा मट्टी बिट्टी सबको अंदर आने की उसको परमिशन नहीं देती है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी यूजफुल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, salt and oxygen enter the cell and carbon dioxide exits the cell wall। इसी के कारण क्या होता है, हम लोग अगर समझो कभी हमारा पानी उतना साफ नहीं है और उस पानी में हमने चना मटर ऐसा कुछ भी भिगोने के लिए डाल दिए हैं, तो हमको टेंशन नहीं लेना चाहिए कि पानी की गंदगी भी अंदर उसमें पानी के साथ घुस जाएगी। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसको अलाउ नहीं करती है अंदर जाने के लिए, सिर्फ वाटर, सॉल्ट और ऑक्सीजन ही अंदर जाता है और अंदर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड फेंक दिया जाता है। If any changes occur outside the cell wall, the cellular environment does not change due to plasma membrane। अगर बाहर मैं बता रही ना, जैसे पानी बाहर का कुछ गंदा हो गया या कुछ हो गया उसमें, तो वो बाहर की चीजें उसके अंदर नहीं जा सकती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड होमोस्टैटिस, होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस। हाँ, होम्यो यानी जो खास चीजें हैं, एक जैसी चीजें हैं, उसको ही अंदर आने को देती है, होम्योस्टैसिस। तो इस तरह से आप लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि सेल वॉल कितना बड़ा काम करती है, वो किस तरह से सेल को प्रोटेक्ट करती है। दूसरा, हाउ डू सब्सटेंस ट्रैवल इन द सेल, अब सेल के अंदर चीजें जाती कैसे है वो यहाँ पे बता रहा है। देखो ये एकदम और उसको जूम किया हुआ है, इसको और जूम किया हुआ है। यहाँ पे जो बारीक बारीक दिख रहा है वो यहाँ पे और जूम करके बताया हुआ है, बड़ा करके बताया हुआ है। ये प्रोटीन किस तरह से अंदर जा रहा है, फिर ये उसकी लिपिड की दो लेयर कैसी है। ये येलो कलर के बॉल बॉल दिख रहे हैं ना, येलो कलर के बॉल, वो प्रोटीन के लिपिड के लेयर है, और ये ब्राउन कलर का जो दिख रहा है वो प्रोटीन है। येलो कलर के बॉल्स हैं वो लिपिड है, और ब्लू कलर के बॉल्स जो निकल रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट की चेन है। दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। Yes, ma'am. तो एक्टिविटीज दैट कंज्यूम सेलुलर एनर्जी, सेलुलर एनर्जी कैसे कंज्यूम की जाती है, कंज्यूम करना यानी लेना। उसमें दो टाइप से है, एंडोसाइटोसिस, एंडो यानी बाहर, सॉरी अंदर आना, एंडो यानी अंदर आना। एंडोसाइटोसिस टू गल्प, engulf food and other substances from outer environment। गल्प करना यानी निगलना, गल्प करना यानी निगलना। तो टू गल्प engulf food and other substances from outer environment, बाहर के environment से खाना जो है उसको अंदर निगलने का काम, एंडोसाइटोसिस, इसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं, अंदर लेना। एक्सोसाइटोसिस यानी बाहर निकालना, एक्सो एग्जिट होता है ना, एग्जिट, एग्जिट से याद रखेंगे एक्सो। एक्सोसाइटोसिस टू एक्सक्रीट, एक्सक्रीट यानी बाहर निकालना वेस्ट मटेरियल्स आउट ऑफ द सेल, सेल के अंदर का जो भी कचरा है, वेस्ट मटेरियल है, उसको सेल के बाहर निकालने को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस।
Process those that don't consume cellular energy. Processes those that don't consume cellular energy. तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें सेलुलर एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है, यानी एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती है? तो वो सब एक पहला प्रोसेस है डिफ्यूजन। डिफ्यूज होना यानी किसी भी चीज में जाके घुल मिल जाना, डिफ्यूज होना। जैसे हम लोगों ने अगर पानी के अंदर एक स्याही का ड्रॉप डाल दिए तो वो पानी में डिफ्यूज हो जाता है, घुल जाता है, मिल जाता है। सो एंट्री और एग्जिट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन जो सांस के जरिए सेल्स अंदर लेते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड जो सांस के जरिए अंदर लेते हैं, दिन के वक्त में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, रात के वक्त में ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो अंदर जाके डिफ्यूज हो जाता है, पूरा मिल जाता है। वो डिफ्यूजन का काम करते हैं, उसके लिए एनर्जी की जरूरत नहीं होती। अगला है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस द ट्रैवलिंग ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस यानी क्या है? ट्रैवलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम अ पार्ट विथ मोर वाटर टू अ पार्ट विथ लेस वाटर। ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ पानी जो वाटर ट्रैवल होता है उसको बोला जाता है ऑस्मोसिस। थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज ऑस्मोसिस। इसको अंडरलाइन करेंगे। और ऑस्मोसिस यानी क्या है? द ट्रैवलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम अ पार्ट with more water to the part with less water through a selectively permeable membrane is osmosis. It is physical process that possibilities, ये तीन तरीके से हो सकता है। या यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, दोनों यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, H2O यानी पानी, और यहाँ पे आपको दिख रहा है पानी अंदर भी आ रहा है, पानी बाहर भी जा रहा है ना? एक यहाँ पे है कि पानी सिर्फ बाहर जा रहा है, हाँ, ओनली वाटर इज एग्जिटेड, बाहर निकाल जा रहा है। दूसरा है जिसमें पानी अंदर भी आ रहा है, बाहर भी जा रहा है। और तीसरा है जिसमें सिर्फ पानी अंदर ही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से तीन तरीके से ये जो होता है ऑस्मोसिस। पहले इसमें पानी जहाँ पे बाहर निकल रहा है उसको बोला जाता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक यानी उसमें से पानी निकल जाने के बाद में कोई भी चीज जो है वो क्रम्पल हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो उसको बोला जाता है हाइपरटोनिक। जैसे आप लोगों ने किशमिश देखे हैं, किशमिश, किशमिश होता है ना, अंगूर से जो किशमिश बनता है। हाँ, तो वो क्या करता है, अंगूर जो है उसको सुखाया जाता है तो उसके अंदर का पानी जो है वो निकल जाता है, तो इसलिए वो कैसे सुखड़ जाते हैं। देखे किशमिश कैसा अंगूर की जैसा गोल गोल होता है क्या? नहीं, सुखड़ा हुआ होता है ना, तो वो क्या होता है? हाइपरटोनिक। ठीक है, उसके बाद में आइसोटोनिक। आइसोटोनिक यानी जहाँ पे पानी अंदर भी आ रहा है, पानी बाहर भी जा रहा है। तो आइसोटोनिक जो होता है उसमें जैसे कि हम लोग कोई चीज पानी में डाल देते हैं तो उसमें से उसके अंदर का जो पानी होता है वो बाहर निकलता है और बाहर का पानी जो है वो उसके अंदर जाता है। ठीक है, उसके बाद में है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक हम लोग जो चना, मूंग, मटकी जो पानी में भिगोने के लिए डाल देते हैं तो थोड़ी देर के बाद में हम लोग देखते हैं कि वो फूल जाते हैं, है ना? जब हम चना वगैरह डालते हैं पानी में तो थोड़ी देर के बाद में 1-2 घंटे में वो फूल जाता है। तो उसमें क्या होता है, बाहर का पूरा पानी अंदर जाता है, तो उसको बोला जाता है हाइपोटोनिक। ठीक है, तो इस तरह से 3 टाइप है। एक है हाइपरटोनिक यानी जिसमें पानी बाहर निकल जाता है और वो चीज सुकड़ जाती है, मैंने एग्जाम्पल अंगूर से किशमिश का दिया। दूसरा है आइसोटोनिक यानी जिसमें अंदर का पानी बाहर आता है और बाहर का पानी अंदर आता है। और तीसरा एग्जाम्पल है हाइपोटोनिक यानी जिसमें सिर्फ बाहर का पानी अंदर जाता है, तो उसको बोला जाता है हाइपोटोनिक। तो इस 3 तरह की जो है वो ऑस्मोसिस होते हैं। रिसर्च में मालूम पड़ा है कि 4 to 5, ये आप लोग करके देखेंगे, बहुत ही आसान है, कि 4 to 5 रेजिन्स, रेजिन्स यानी किशमिश इन वाटर
and observe after an hour. 1 घंटे के बाद में किशमिश को देखोगे तो क्या हो जाएंगे किशमिश? हम लोग शीरखुरमे में भी डालते हैं किशमिश, मिस फूल जाता है। फूल जाते हैं। वेरी गुड। तो क्या होता है उसमें? हाइपोटोनिक होता है। क्या होता है? हाइपोटोनिक। आफ्टरवर्ड्स, हाइपोटोनिक। हाँ, आफ्टरवर्ड्स कीप द सेम रेजिन्स इन शुगर सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व आफ्टर एन आवर। अब किशमिश भी मीठा और शक्कर भी मीठी, तो उसको हम शक्कर के पानी में जब डालेंगे तो क्या होगा? किशमिश के अंदर का मीठा पानी बाहर आएगा और बाहर का जो शक्कर का पानी हो जाएगा वो किशमिश के अंदर घुस जाएगा। अंदर है। समझ में आया? नेक्स्ट, नोट डाउन द Yes, sir. ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कस इन द क्लासरूम। वुडन डोर फिट वेरी टाइटली इन रेनी सीजन। होता है ना, बरसात के मौसम में लकड़ी के दरवाजे जो होते हैं टाइट हो जाते हैं, बंद करने के लिए नहीं होता है, टाइट हो जाते Yes, हैं। miss. क्यों? वो क्या हो जाते हैं? बरसात के पानी से हवा में मिस moisture जंग होता है जाता ना, है। तो वो फूल नमी हो जाते हैं। वो क्या होते हैं? फूल जाते हैं। Why does it happen? Because it absorbs the moisture of the atmosphere and they are increase in size. बाहर का मॉइस्चर जो होता है वो एब्जॉर्ब करते हैं वो, और उनकी साइज जो है वो बढ़ जाती है, इसलिए वो टाइट होने लगते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, और हाइपरटोनिक किसे कहते हैं। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी मीडियम आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल हैज सेम proportion ऑफ वाटर। वाटर डज नॉट गो इन और आउट, जिसमें पानी अंदर भी नहीं रहता और पानी बाहर भी नहीं आता, उसको भी आइसोटोनिक बोलते हैं। या जितना पानी अंदर जाता है उतना बाहर आता है, उसको भी आइसोटोनिक बोलते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी द सेल हैज लेस वाटर देन आउटसाइड मीडियम, सो वाटर एंटर द सेल, पानी जो है वो अंदर जाता है, उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। दिस इज कॉल्ड एंडोमोसिस। इसको क्या बोलते हैं? एंडोमोसिस यानी पानी अंदर घुसना, अंदर जाना, एंडोमोसिस। ठीक है। एग्जाम्पल, इफ रेजिन्स आर केप्ट in water after sometimes they swell and becomes turgid। turgid यानी फूल जाना, वो थोड़ी देर के बाद में फूल जाते हैं। अगला है hypertonic solution। the cell has more water than the outside medium, so the water comes out of the cell। example, if fruit pieces are kept in thick सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन। करके देखो, एप्पल के पीस निकालो और उसको हम लोग शक्कर के पानी में डालेंगे तो वो एप्पल के पीस जो है वो सुकड़ जाएंगे। The water from fruit pieces enter the sugar solution, so the fruit piece shrink यानी सुकड़ना after a while। If plant cell or animal cell is kept in hypertonic solution, water comes out of the cell by the process of exosmosis and there is contraction of cytoplasm। कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं साइटोप्लाज्म उसका। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस। इसको हम प्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को लेसन अच्छे से समझ में आ गया एकदम? Yes, miss. हम लोग यहाँ पर अपना लेसन जो है वो स्टॉप करते हैं। इसके आगे का हम अगली बार पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद करनी है, इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे। अगला वाला लेसन हम लोग ये साइटोप्लाज्म का, तो अगली बार आप लेसन में बैठोगे तो एक छोटा सा प्याज लेके बैठना। क्या लेके बैठेंगे? छोटा सा प्याज। ठीक है। तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे हमको ये देखना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा लेसन खत्म होता है। Yes, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इतना लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, yes, miss. किसी को कोई Yes, कुछ पूछना है? No, miss. डाउट है कुछ? No, miss. ओके,
तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, लेसन जो है वो स्टॉप करते हैं और आप लोग इस लेसन को यहाँ तक खूब अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज। मिस अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज।